हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम राज्यसभा से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। तो देखिए, जो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी है, तो 250 यानी कि 250 सीटें। अब अगर आप वर्तमान में देखोगे तो राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 245 सीटें हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, जो 8 सीटें हैं वो कहाँ से हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। अब किन किन क्षेत्रों से, तो देखिए, दिल्ली से 3 सीटें हैं, पुदुचेरी से 1 सीट है और जम्मू और कश्मीर से 4 सीटें हैं, जो कि कुल 8 केंद्र शासित प्रदेशों से सीटें मिलती हैं। बाकी राज्य विधानसभाओं से कितनी सीटें हैं, तो 225 सीटें, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और किन किन क्षेत्रों से, तो साहित्य, विज्ञान, कला, इन क्षेत्रों से जो है राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 245 सदस्य, जो कि वर्तमान में संख्या है। लेकिन इसकी अधिकतम सदस्य संख्या यानी कि निश्चित संख्या कितनी है, तो 250। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं। तो देखिए, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 250 सदस्य यानी कि 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिए जाते हैं। तो देखिए, राज्यसभा में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो ऐसा है क्या कि केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता? नहीं, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 8 सदस्य। अब देखो, दिल्ली से 3 सदस्य होते हैं, पुदुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4, तो कुल मिलाकर 8 सदस्य होते हैं। तो ये तो हो गया गलत। अब दूसरा है, निर्वाचन यानी कि झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में। तो ऐसा है क्या कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है? नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये भी तो हो गया गलत, यानी कि कोर्ट के अंतर्गत आता है। फिर भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो ये बात भी हो गया गलत। कैसे, तो देखिए, जो भारत की संसद है उसके अंतर्गत कौन कौन होता है, तो एक तो राष्ट्रपति होता है, फिर लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरह से 3 लोग होते हैं। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, यानी कि कोई भी इसमें से सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। तो चलिए देखते हैं। यह भंग नहीं की जा सकती। तो ये बात तो सही है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसको विघटित नहीं किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं, 6 वर्ष का होता है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 6 वर्ष का। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ये बात सही है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 30 वर्ष की आयु से कम नहीं होनी चाहिए, 25 वर्ष नहीं, 30 वर्ष की, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। तो पहला और जो तीसरा है ये सही है। तो अभी सही उत्तर चुनना था। तो चलिए देखते हैं पहला और तीसरा किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। चलिए देखते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता। तो ये बात तो सही है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते। तो ये बात भी सही है। तो कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो पहला वाला ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, देखिए, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। तो देखिए, जो राज्यसभा है वो कभी भी विघटित नहीं होती है। तो इसका कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसको समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी कि इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है इसके कार्यकाल को। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, यानी कभी भी भंग नहीं होती, तो इसको भंग करने का भी अधिकार किसी को नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो चलिए देखते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, तो ये बात तो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही होगा, ठीक है, क्योंकि एक सही पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो राज्यसभा किसी भी तरह से भंग नहीं होती, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो किसी के द्वारा नहीं, यानी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और किन किन क्षेत्रों से किए जाते हैं? तो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है तो 12 सदस्य राज्यसभा के अंतर्गत, ठीक है। तो कितने सदस्य? 12 सदस्य। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए सही होगा, राज्यसभा में 12 सदस्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। अब राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, है ना, आयु। तो ये तो सही बात है। जहाँ अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तो ये बात हो गई गलत, क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी क्षेत्र में मतदाता की सूची में उसका नाम होना चाहिए, तो उसी क्षेत्र में हो ऐसा जरूरी नहीं है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो ये बात भी सही है कि राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं करना चाहिए। तो पहला और तीसरा जो है वो सही है। तो पहला तीसरा किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी, तो पहली हीरोइन कौन थी जो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी? तो वो थी नरगिस दत्त, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि राज्य सूची के विषय में संसद को कानून बनाने की किस विषय में शक्ति नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं। तो देखिए, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। तो ऐसा जो है ये शक्ति है कि भैया जो राज्यसभा है उसको ये घोषित करना होगा कि राष्ट्रीय हित में जो भी कार्य हो रहा है वो राष्ट्र के हित में हो रहा है, ठीक है। तो ये तो सही बात है। राज्यसभा को उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। तो ये बात भी सही है कि जो राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं वो जिस बात पर निर्णय ले रहे हैं उसमें जो उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं उनके कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा जो भी कानून है उसको समर्थित संकल्प पारित होना चाहिए। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। तो ये बात भी सही है कि जो भी कानून बनाया जा रहा है वो या तो पूरे भारत के लिए बनाया जाए या उस भारत के किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो ये बात गलत है, क्यों? क्योंकि देखिए, जो राज्य सूची में सम्मिलित विषय है उसके संबंध में राष्ट्रीय हित में जो विधि है यानी कानून है वो कौन बनाती है? तो वो संसद बनाती है। और कब बनाती है? तो जब राज्यसभा से प्रस्ताव पारित हो जाता है उसके बाद जो है इसके विषय में कानून संसद बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित में भारत की संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि उसके लिए एक संकल्प। तो देखिए, संकल्प क्या था कि जितने भी सदस्य हैं उपस्थित और मतदान करने वाले उनके कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा जो है संकल्प पारित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, अब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार संसद को प्राप्त होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 249 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। तो देखिए, ये बात तो सही है कि राज्यसभा में धन विधेयक को संशोधित करने या अस्वीकार करने का कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो धन विधेयक है ये हमेशा कहाँ पर पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। अब लोकसभा में पेश करने के बाद से क्या किया जाता है कि इसको राज्यसभा में भेजा जाता है लोकसभा से, और जब राज्यसभा में जाती है तो उसकी सिफारिशों को प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। अब राज्यसभा क्या करती है कि 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को वापस लौटा देती है, ठीक है।
अब राज्यसभा ने 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटा दी। अब उसके बाद से क्या होगा कि लोकसभा उनकी जितनी भी सिफारिशें हैं उसको या तो माने या ना माने, वो उसकी मर्जी पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर राज्यसभा 14 दिन के भीतर उन सिफारिशों को नहीं लौटाती है या फिर धन विधेयक का जो भी सिफारिश आया है वह है प्रस्ताव आया उसको वापस नहीं भेजती है, तो ये उसी रूप में फिर से लोकसभा जो है मान्य कर देती है। ठीक है, और इसको दोनों सदनों द्वारा मान्यता मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात तो सही हो गई। अब राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती, तो ये बात भी सही है कि राज्यसभा जो है अनुदानों की मांग पर मांग नहीं कर सकती, मतदान नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इस पर मतदान करने का अधिकार किसको है? लोकसभा को है। जो अनुदान होते हैं अनुदानों पर मतदान कौन करता है? तो लोकसभा करती है, तो ये बात भी सही है। राज्यसभा में वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं की हो सकती, तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट पर जो है वो चर्चा हो सकती है। इस पर संसद के दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। ठीक है, यानी कि इसमें लोकसभा के भी लोग होंगे और राज्यसभा के भी लोग होंगे, तो इस तरह से इसमें दोनों जो सदन है उन पर साधारण चर्चा होती है, तो ये हो गई गलत। यानी कि 1 और 2 इसमें सही है और 1 2 किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, किसी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्य स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है, तो ये बात है गलत। क्यों? क्योंकि देखिए जो धन विधेयक है उस पर राज्यसभा की जो भी सिफारिशें आती हैं उनको मानना और न मानना ये लोकसभा पर निर्भर करता है, ये बाध्यकारी नहीं होता, तो ये बात तो हो गई गलत। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसको स्वीकार करना होगा और ये स्वीकार करना जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो ये बात सही है। क्योंकि देखिए जो धन विधेयक है हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो इस तरह से कथन ए गलत है और कारण आर सही है। तो देखिए अब कथन ए गलत, कारण आर सही किसमें? तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं है? तो देखिए जो धन विधेयक है ये हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होता है? तो देखिए जो राज्यसभा है अगर किसी धन विधेयक पर संशोधन करती है तो क्या होता है कि ये तो लोकसभा की मर्जी पर निर्भर होता है ना कि वो उस जो भी संशोधन है उसको स्वीकार करे या न स्वीकार करे। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे की कार्रवाई कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? देखिए जो लोकसभा है लोकसभा को हमेशा ना धन विधेयक के विषय में जो है अधिक शक्तियां प्राप्त हैं राज्यसभा की तुलना में। तो देखिए धन विधेयक किसमें है? तो धन विधेयक को निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। अभी देखिए अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में ना राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में तो ये लोकसभा को प्राप्त है, यानी कि 1 2 3 जो है ये लोकसभा से संबंधित है और अखिल भारतीय सेवाएं किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्यसभा से। तो इस तरह से 1 2 3 किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि देखिए जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां? तो देखिए लोकसभा की शक्तियों में कौन कौन आता है? तो एक धन विधेयक आता है, दूसरा आता है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त करना, क्योंकि देखिए जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल 2। अब देखिए आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन कौन करता है? तो ये संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से होता है, यानी कि इसमें लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है और उनकी विशेष बहुमत से जो है आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा चलाया जाता है, तो इस तरह से केवल 2 जो है ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो देखिए अब राज्यसभा को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। तो देखिए संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, तो ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 312 में। ठीक है, और ये नई अखिल भारतीयों का जो
सृजन करना है, यही राज्यसभा का इसमें अधिकार सबसे अधिक है। ठीक है, यानी लोकसभा से अधिक शक्तियाँ इसको प्राप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 यानी कि 249 जो है संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो राज्यसभा को किसके विषय में अनन्य अधिकार है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांकी शक्तियों के अंतर्गत आता है? तो देखिए, राज्यसभा को सबसे अधिक शक्तियां किसमें प्राप्त हैं? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में? तो देखिए, अब राज्यसभा के समान लोकसभा में को शक्तियां किस चीज में है? तो संविधान में संशोधन करने के विषय में, यानी कि जो राज्यसभा है उसको लोकसभा के इक्वल शक्तियां प्राप्त है संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और न कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में शक्ति किसको प्राप्त है? तो राज्यसभा को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो देखिए, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाएगा तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो देखिए जो सरकार है वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो इसका राज्यसभा से कोई संबंध नहीं है, यानी कि राज्यसभा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत की संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो देखिए, अब चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? चलिए देखते हैं राज्यसभा में किसको किसको समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो आंध्र प्रदेश की सीटें कितनी हैं राज्यसभा में? तो आंध्र प्रदेश में है 11 सीटें, महाराष्ट्र में है 19 सीटें, है ना। आंध्र प्रदेश में कितनी हो गई? 11। और तमिलनाडु में कितनी है? तो तमिलनाडु में है 19 सीटें, अरे 18 सीटें। तो ये तो हो गया, ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक ना। फिर उसके बाद से देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अब गुजरात में कितनी सीटें हैं? तो गुजरात में है 11 सीटें। और राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में 10 सीटें हैं, तो ये भी इक्वल नहीं है, है ना। महाराष्ट्र में कितनी है? तो महाराष्ट्र में है 19 सीटें और तमिलनाडु में है 18 सीटें। तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इसका कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किस राज्य को आवंटित स्थान का योग है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो आंध्र प्रदेश में वर्तमान में आप देखोगे तो 11 सीटें हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में 19 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश की कुल टोटल सीटें कितनी? तो 31 सीटें, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 31 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये तो मैच नहीं हो रहा है। फिर आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो 11। और तमिलनाडु में कितनी है? तो तमिलनाडु में है 18। तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। फिर बिहार में कितनी हो रही है? क्योंकि देखिए, इसको प्लस करोगे तो 31 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बिहार में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? तो बिहार में है राज्यसभा की 16 सीटें। और गुजरात में कितनी है? तो गुजरात में है 11 सीटें। तो ये भी प्लस करेंगे तो 31 नहीं होता है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में 19 सीटें। मध्य प्रदेश में कितनी है? तो मध्य प्रदेश में है मध्य प्रदेश में है 11 सीटें। तो ये भी मैच हो रहा है क्या? 31 हो रही है प्लस करके? नहीं, तो इसमें से कोई भी सही नहीं होगा, क्योंकि टोटल 31 सीटें होनी चाहिए थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा गया। देखिए, मध्य प्रदेश में 16 सीटें हैं राज्यसभा में, क्या? तो नहीं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में है 11 सीटें। कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में? तो 11 सीटें। तो यही ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए सही होगा, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा गया था। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं और तमिलनाडु में 18 है, पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं, पश्चिम बंगाल में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो 16 सीटें। तो इस तरह से इसका क्या हो गया? 4 हो गया। अब देखिए, कर्नाटक में कितनी सीटें हैं? 12 सीटें। तो इसका हो गया 3। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में है 19 सीटें, 2। और ये आंध्र प्रदेश में वर्तमान में अगर आप देखोगे तो कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। और जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा नहीं हुआ था तो कुल टोटल सीटें थी 18 सीटें। उसके बाद से वर्तमान में अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं और 7 सीटें जो हैं वो राज्यसभा की तेलंगाना में हैं। तो इस तरह से
इसका 1 मान सकते हैं। तो 1 2 3 4 किस में, तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर नहीं माना है, लेकिन यहाँ पर अगर आप वर्तमान के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 11 सीटें होनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। अब झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो झारखंड में है 6 सीटें। कितनी सीटें, 6 सीटें, तो इसका हो गया 4। ठीक है, अभी उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 3 सीटें। छत्तीसगढ़ में कितनी है, तो 5 सीटें। और पंजाब में कितनी सीटें हैं, तो 7 सीटें। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 3 2 1। 4 3 2 1 किस में, तो चलिए देखते हैं। 4 3 2 1 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। अब राजस्थान, देखिए राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 10 सीटें। गुजरात में कितनी सीटें हैं, तो गुजरात में 11 सीटें हैं। कर्नाटक में कितनी सीटें हैं, तो 12 सीटें हैं। और पंजाब में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, तो 7 सीटें। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 किस में, तो चलिए देखते हैं। 1 3 4 2 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। अब गुजरात में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 11 सीटें। कर्नाटक में 12 सीटें। केरल में कितनी है, तो केरल में 9 सीटें हैं। और उड़ीसा में कितनी है राज्यसभा की सीटें, तो 10 सीटें। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 3 1 4। 2 3 1 4 किस में, तो चलिए देखते हैं। 2 3 1 4 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं। अब आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में अगर आप देखोगे तो कितनी है, 11 हैं। ठीक है, उड़ीसा में कितनी है, तो 10 सीटें हैं। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं, तो 18 सीटें हैं। और महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है, चलिए देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 5 सीटें। झारखंड में 6 हैं। हिमाचल प्रदेश में कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश में 3 है और जम्मू कश्मीर में 4 है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। देखिए जो संघीय क्षेत्र हैं उनमें किसको किसको प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो संसद के दोनों सदनों को। कैसे, तो देखिए जो संसद की जो राज्यसभा है, राज्यसभा के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें हैं, तो 8 सीटें है ना। और जो लोकसभा है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें हैं, तो 20 सीटें। तो इस तरह से ये जो है दोनों सदनों में संसद के संघीय क्षेत्रों यानी केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, तो ये बात है गलत। कैसे, तो देखिए जो राज्यसभा के सभापति होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, जो उपसभापति होते हैं, उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। तो ये बात हो गई ना गलत, क्योंकि ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि सदस्य नहीं होते। सदस्य तो होते हैं ना, जब सदस्यों में से ही चुना जा रहा है तो सदस्य तो रहेंगे। तो ये बात हो गई गलत। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो ये बात सही है। कैसे, देखिए जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनके यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्यों को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होता। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, तो इसमें संसद के दोनों सदनों के यानी कि लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सभी लोग को भाग लेने का अधिकार है। तो ये बात हो गई सही। ठीक है, तो केवल 2 जो है ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, क्योंकि एक था वो गलत था। फिर राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो देखिए जो राज्यसभा है उसका अध्यक्ष यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है। देखिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी कि राज्यसभा का सभापति होता है
वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के चेयरमैन है। तो राज्यसभा के चेयरमैन मतलब अध्यक्ष, है ना। तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के वर्तमान सभापति है। तो देखिए राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी। तो इसमें से कोई भी आंसर हम नहीं मान सकते, जगदीप धनखड़ इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1952 में। 1952 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं। 1952 है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है? तो देखिए जो मंत्री राज्यसभा का सदस्य तो है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी मंत्री क्या कर सकते हैं कि लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं। तो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, यानी कि जो मंत्री राज्यसभा का सदस्य हो वो लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।